प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी कहानी के इतिहास का दूसरा चरण या दूसरा सोपान प्रेमचंद युग के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत से इतिहासकार प्रेमचंद युग को हिंदी साहित्य का और हिंदी कहानी का स्वर्ण युग मानते हैं। यह समय 1916 से 1936 के बीच का माना जाता है। इस युग का नामकरण प्रेमचंद के आधार पर इसलिए किया गया है क्योंकि इस युग में सबसे अधिक प्रभावी और सभी कहानीकारों को एक नई दिशा देने में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी में हम देखें तो पाते हैं कि प्रेमचंद के आने से पूर्व हिंदी कहानी का कोई अपना नया और खुद का स्वरूप नहीं उभरा था। उस समय की कहानी साधारण, अनगढ़, संस्कृत कथाओं से प्रभावित, पुराण साहित्य से अनुप्राणित, रहस्य रोमांच से भरपूर मानी जाती रही, जिसमें आकस्मिकता और संयोग तत्व की प्रधानता है। इन कहानियों को हम देखते हैं तो पाते हैं इन कहानियों में जीवन के यथार्थ के कठोर सत्य को कभी भी उघाड़ा नहीं गया। सभी कहानियां कहीं न कहीं कल्पना तत्व से भरपूर पाई गई हैं। इन कहानियों में पाठकों में संघर्ष चेतना को उद्दीप्त करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। ये सारी कहानियां केवल घटना वैचित्र के कारण मनोरंजन का उपादान ही रही हैं। ऐसे समय में हम देखते हैं मुंशी प्रेमचंद का प्रादुर्भाव होता है। जिन्हें हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, वास्तव में उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, जो शुरुआत में उर्दू में नवाब राय के नाम से अपनी कहानियां और अपना साहित्य लिखते थे और उनकी कहानियां मुख्यतः सोजे वतन पत्रिका में प्रकाशित होती थी। वस्तुतः जब नवाब राय नाम से लिखते थे तब उनकी कहानियों में वह आग थी, वह तेज था, वह आक्रोश था, जिसके कारण अंग्रेजों ने उनके साहित्य को प्रतिबंधित कर दिया। इसलिए धनपत राय श्रीवास्तव, जो नवाब राय के नाम से लिखते थे, उन्होंने अपना नया नाम हिंदी में रखा प्रेमचंद, और बाद में आज भी सभी लोग प्रेमचंद के नाम से ही उन्हें जानते हैं। उनके कहानी साहित्य को देखें तो उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर मानी जाती है और अंतिम कहानी कफन। प्रेमचंद ने अपने जीवन में कुल 300 कहानियां लिखी, जिन्हें मानसरोवर नामक 8 खंडों में संकलित किया गया। प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता को देखें तो हम पाते हैं कि इन कहानियों में पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। न केवल जीवन यथार्थ और स्वाभाविक वर्णन है, अपितु पात्रों के मन का विश्लेषण भी बड़ा सटीक किया गया है। आज के पहले जो कहानी हुई थी उसके इतर प्रेमचंद की कहानी में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक यथार्थ उस कहानी के केंद्र में होने लगा, जिसमें मानवीय संवेदना उभर कर सामने आई है। प्रेमचंद के पूर्व की कहानियों में जहां कहानियों के नायक देवता, राजा, ईश्वर हुआ करते थे, जिन्हें प्रेमचंद ने कहानियों के पात्र के रूप से अपदस्थ किया और उसके बजाय दीन, शोषित, प्रताड़ित और आम मनुष्य उनकी कहानियों के नायक बने और पात्र बने, और कहानी तत्वों के आधार पर, कहानी कला के आधार पर प्रेमचंद की कहानियां अपने आप में स्वतंत्र व्यक्तित्व लेकर उभर कर सामने आती हैं।
प्रेमचंद युग को देखें तो हम पाते हैं कि प्रेमचंद ने अपने युग के संस्कारों को उस कहानी में ढाला। देखा जाता है उनकी कहानी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद का साहित्य देखा जाता है। ये हम सभी मानते हैं यह काल भारतीय स्वाधीनता संग्राम का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें महात्मा गांधी का आगमन हो गया है और महात्मा गांधी के नेतृत्व में सारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। महात्मा गांधी का प्रभाव साहित्य, कला और जीवन के समक्ष पक्षों में उभर कर आता है। यही प्रभाव साहित्य पर भी देखा गया है। महात्मा गांधी के प्रभाव से ही प्रेमचंद के साहित्य में आदर्श की बातें आई, सुधारवाद की बातें हमें दिखाई देती हैं, जहां नैतिकता, मर्यादा और कर्तव्य परायण का बोध हमें दिखाई देता है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां जिन्हें हम बचपन से पढ़ते आए हैं, उनमें उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर, आत्माराम, प्रेरणा, ईदगाह, आप सभी ने हामिद का चिमटा जरूर पढ़ा होगा, नमक का दारोगा, पंडित अलोपीदीन जिसके मुख्य पात्र हैं, पूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, परीक्षा, आप बीती, सवा सेर गेहूं, बड़े भाई साहब, नशा, ठाकुर का कुआं। ये रचनाएं, ये कहानियां उस समय की प्रमुख चर्चित पत्रिकाओं जमाना और सरस्वती पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की कहानियों के उद्देश्य और वैशिष्ट्य को देखें तो हम जानते हैं कि उनकी कहानियों में जीवन का वैविध्य है, अर्थात जीवन के सभी पहलू उन कहानियों में उभर कर आते हैं। कोई भी एक पक्ष उनकी कहानियों का आधार नहीं बन पाया है। इन कहानियों में उस समय के परिवेश का बोध है। अधिकांश कहानियों में ग्रामीण जीवन की झलक दिखाई देती है। इन कहानियों में हर वर्ग, धर्म और जाति सभी का प्रतिनिधित्व हमें कहीं न कहीं मिलता है। प्रेमचंद की कहानियों को देखें तो हम पाते हैं कि उन कहानियों में जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण की समस्याओं को प्रमुखता से उभारा है, जिसमें सूदखोरों के शोषण में किस प्रकार ग्रामीण पीसता है, यह भी उभर कर आया है। इन कहानियों में उस समय के युग में प्रमुख समस्या छुआछूत की हुआ करती थी, जहां एक वर्ग विशेष दूसरे वर्ग से छुआछूत का व्यवहार करता था। उस समय के समाज में रूढ़ियां एवं अंधविश्वास इतने हावी थे, उन सभी का प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में उनको केंद्र बनाया है। इन कहानियों में संयुक्त परिवार की समस्याओं, भ्रष्टाचार और व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं को भी उघाड़ा है और प्रकट किया है। प्रेमचंद की कहानियों को शिल्प की दृष्टि से देखें तो हम पाते हैं कि इन कहानियों में कथानक की सघन अन्विति है, अर्थात कहानियों को इस प्रकार से गूंथा गया है, इसकी बनावट इस प्रकार है कि पाठक उसको बड़ी ही रोचकता से पढ़ता है और बड़े ही जिज्ञासा से उसको आगे बढ़ता जाता है। इन कहानियों में सहज प्रवाह है। सबसे बड़ी बात, इन कहानियों का जो एक्सट्रीम है, उसका जो अंत है, उसकी चरम सीमा है, वहां इस मार्मिकता से वर्णन किया गया है कि वह अपने आप में एक विशेषता बन जाती है। प्रेमचंद की कहानियों में चित्रण बड़े यथार्थ को लिए हुए, ऐसा लगता है जैसे ये कहानी हमारे चारों ओर ही कहीं न कहीं घट रही है। भाषा की दृष्टि से देखें तो हम पाते हैं कि भाषा बड़ी सादगी लिए हुए, इसमें कहीं भी सुसंस्कृत और उच्च स्तर की हिंदी का प्रयोग नहीं किया गया है। भाषा आम भारतीय की भाषा है, जिसमें अभिव्यक्ति का पेनापन है और अपने आप में यही पेनापन एक अपने आप में एक पैमाना, एक मानक बन गया है। कह सकते हैं प्रेमचंद ने साधारण शिल्प में भी असाधारण विषय वस्तु को
हमारे सामने प्रस्तुत किया है और इन कहानी में उनके पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण बड़ा ही सशक्त और प्रभावी ढंग से उभर कर सामने आया है। देखा जाए तो प्रेमचंद युगीन कहानी में मुख्यतः सबसे सशक्त हस्ताक्षर बनकर उभरे हैं मुंशी प्रेमचंद। चाहे वह कथ्य का विषय हो, चाहे शिल्प का विषय हो, चाहे पात्रों के विश्लेषण का विषय हो, किसी भी ढंग से प्रेमचंद की दृष्टि से समाज का कोई भी कोना, कोई भी पात्र, कोई भी घटना अपने आप में अछूती नहीं रही है। इसी कारण प्रेमचंद के युग में समस्त कहानीकारों के अग्रणी हस्ताक्षर और मार्गदर्शक बनकर प्रेमचंद उभरे हैं। धन्यवाद।